Dear students, today we are going to start our 6th unit, gravitation. Unit 6, gravitation. ग्रेविटेशन क्या होता है कि अगर दो बॉडी हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू देयर मास. So that particular attractive force due to their mass is known as gravitation. तो इसमें सबसे पहले केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में स्टडी किया था, उसने बताया था, लेकिन वो केपलर के जो लॉ हैं वो हमारे सिलेबस से इस साल में हटा लिए गए हैं. उनका अगर मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ये बता सकता हूँ कि फर्स्ट केपलर ने ये बताया था कि मान लिया दिस इज सन और दिस इज अर्थ. अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है, इसका जो ये पाथ है दैट इज इलिप्टिकल मोशन. तो फर्स्ट लॉ केपलर ने ये बताया था. सेकंड लॉ केपलर ने क्या बताया था कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने में, मान लिया ये एरिया इसने कवर किया, तो सेकंड लॉ ये बताया था कि जितना मान लिया ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या 2 आवर कुछ भी ले लो, जितना 2 आवर में यहाँ पर ये एरिया कवर करेगा उतना ही 2 आवर में नेक्स्ट ये एरिया कवर करेगा, उतना ही 2 आवर में नेक्स्ट ये एरिया. तो जो ये एरियल वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट फिक्स्ड. एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? एरिया कवर्ड बाय द अर्थ इन ए पर्टिकुलर टाइम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पर जब जब इसके पास आएगा ये, तो यहाँ पर देखो ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये डिस्टेंस कम है, हाँ बिल्कुल है, इलिप्टिकल पाथ है, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा एसेंट्रिक भी है ये, लेकिन ये जो एरिया कवर्ड बाय द अर्थ है इट विल रिमेन्स सेम थ्रू आउट. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ केपलर. और थर्ड लॉ केपलर ने ये बताया था कि जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है अर्थ का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, थर्ड है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेमी मेजर एक्सिस की जो रेडियस है उसका क्यूब. तो ये केपलर के 3 लॉ हैं, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, बस इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया. तो इसके बाद फिर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था. उसमें क्या है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय द न्यूटन. तो नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन के न्यूटन का लॉ ये कहता है कि इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, if they are placed at a distance of r from each other, then force of attraction between them is directly proportional to the product of 2 masses and inversely proportional to the square of distance between them. जितना ज़्यादा इन मास का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अगर मास का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इसका उल्टा अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू फिक्स्ड है पूरी थ्रू आउट द यूनिवर्स. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये हमारे को बताया था न्यूटन ने.
तो यहाँ से न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बना। अब इसमें अगर इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, अब देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, ये मास है, इसकी ये पोजीशन है, दूसरा मास ये है m2, इसकी ये पोजीशन है, तो इसको नाम दे दिया 1, तो ये मास m1, ये मास m2, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2, तो इसको हम F12 बोलेंगे। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1, तो ये बन गया F21। अच्छा, यहाँ पर हम दो वेक्टर शो करेंगे, एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है उसको हम बोलेंगे R12, ए वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन एंड एंड ऑन सेकंड पोजीशन, तो उसको हम R12 बोलेंगे। और दूसरा वेक्टर जो इधर से शुरू होगा और इधर खत्म होगा उसको हम बोलेंगे R21, ए वेक्टर, ये इसके ऊपर कैप का मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो ए वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एंड एंड ऑन फर्स्ट, दैट इज नोन एज R21। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब हम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी डायरेक्शन के साथ। अब अगर मान लिया मैं लिखता हूं F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, उसको मुझे कैसे लिखना चाहिए, G m1 m2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। तो अब एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, और वो वेक्टर मुझे कैसा लगाना पड़ेगा, जो इसकी डायरेक्शन को शो करे, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये लिखता हूँ R12, R12 का मतलब क्या है, ए वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड एंड ऑन सेकंड, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, इसको तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ बुलाएगा, और R12 की डायरेक्शन क्या है, ये अपनी तरफ बुलाएगा, और R12 की डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, FR12। अब यहां पर आप देख सकते हो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, मतलब इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और R12 की डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट से शुरू सेकंड पे खत्म, लेकिन निकाला क्या है, फोर्स ऑन 1 निकाला है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ F12 इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R12। ये सॉरी मैं गलत बोल गया इसको, ये अगर आप R12 लोगे तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, इसका मतलब क्या बनेगा कि F12 डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किधर करेगा, अपनी तरफ करेगा। और R12 भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर ऐसा जो यहां से शुरू यहां पर खत्म, तो R12। और अगर इसका उल्टा मुझे पॉजिटिव ये R21 लिखना पड़े तो F12 इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। R21 अगर मैं लिख दूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ये मैं एडवांस में आपको बता दिया था। तो अगर R12 लिखा है तो F12, और अगर R21 लिखा है तो F12 फोर्स जो आएगा उसका फिर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब R21 क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एंड एंड ऑन फर्स्ट, लेकिन फोर्स ऑन अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट पे तो क्या होगा, 1 से शुरू सेकंड की तरफ। अब सिमिलरली अगर हमने निकालना है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, अब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट वो क्या होगा, इसको ये फोर्स, ये मास क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो इधर से शुरू हो और इधर खत्म हो। तो ऐसा तो ये वेक्टर है R21, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा इसका Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे R21, ए वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एंड एंड ऑन फर्स्ट। अगर इसी को आप उल्टा लिखोगे, R21 ना लेके R12 लिखोगे, R12, तो फिर आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ। ये ऐसे आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि मान लिया ये एक बॉडी है, इसका मास m0 है, इसके चारों तरफ मान लिया एक मास m1 है, एक m2 है, एक m3 है, और कितने भी मासेस है, मान लिया लास्ट mn मास है। इसकी पोजीशन है r1 इसके रिस्पेक्ट में, इसकी है r2, इसकी है r3 और इसकी है nth पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि नेट फोर्स ऑन मास m0 ड्यू टू ऑल दी मासेस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल दी मासेस। जैसे फोर्स ऑन m0 ड्यू टू फर्स्ट मास, उसका वेक्टर सम, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू सेकंड मास प्लस फोर्स ऑन m0 ड्यू टू थर्ड मास, और ये कहाँ तक अप टू फोर्स ऑन m0 ड्यू टू nth मास। तो इन सब का वेक्टर सम हम ले लेंगे, और इन सब का वेक्टर सम करके जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन द मास m0 ड्यू टू ऑल दी मासेस। तो ये ऐसा होगा, जस्ट ए मिनट, ओके। अब नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको उसकी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, वो नोट्स में भी नहीं मिलेगा और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी ये दो वर्ड हैं। ग्रेविटेशनल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। और ग्रेविटी क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, बट वन ऑफ देम इज कंपल्सरली अर्थ। एक तो अर्थ है और दूसरी कोई भी बॉडी है, XYZ कोई भी बॉडी है। अर्थ के बीच और बाकी कोई भी एक बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ये याद रखना है, इसमें जो आगे जाके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो सब है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्रेविटी की इंट्रोडक्शन और ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है यहाँ तक है। इसके बाद ग्रेविटी के नेट इफेक्ट क्या होते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो कैसे वेरी करता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अब ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। कोई भी दो मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ
एंड एनी मास, कोई भी एक बॉडी है और एक अर्थ है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ऐसे लिखते हैं Gm1m2/r², लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हम उसको उसके वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू Gm1m2/r², लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका अंदर वेट कितना है, जितना ज़्यादा वेट होगा हम समझेंगे उतना ही ज़्यादा उसको वो अट्रैक्ट कर रही है। तो हेयर वेट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकंड डिफरेंस ये है, यहाँ पर उसका वेट ही सफिशिएंट है डिफाइन करने के लिए कि हाउ मच फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी देयर। दूसरा, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अनदर बॉडी। लेकिन ग्रेविटी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो भी एक बॉडी है जिसके ऊपर भी आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालने वाले हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो हम इसको जर्नली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होती है, वर्टिकल डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए हम उसको बोल देते हैं। तो ग्रेविटी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फोर्थ डिफरेंस इनमें क्या होता है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना r बढ़ता जाएगा उतना ही ये फोर्स घटता जाएगा। तो एट इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम जीरो। अगर दो बॉडी के बीच की दूरी इनफाइनाइट है तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो बन जाएगा। यहाँ पर तो ये है इसका। अब ये चीज़ कैसे पता चले हमें कि ग्रेविटी फोर्स कब जीरो होगा, तो ये याद रखना, ग्रेविटी फोर्स जीरो होगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल जब हम सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर अर्थ फिर आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखो अर्थ अट्रैक्ट करती है, किसी भी चीज़ को करते जाएगी। अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही पहुंच जाएगा अर्थ के, तो उसके बाद फिर वो कहाँ लेके जाएगी उसको अट्रैक्ट करके, तो दैट विल बी द फाइनल पॉइंट। तो वहाँ पर जो ये ग्रेविटी फोर्स है या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है या जिसको हम वेट बोलते हैं, दैट विल बिकम द जीरो। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं जस्ट बता देता हूं, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंट करता है कि कितने एक्सीलरेशन के साथ कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, इफ इट विल बी फ्री टू डू सो। जैसे दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, अगर इसको फ्रीली हम छोड़ दे तो ये नीचे की तरफ जाएगी। तो इनिशियली ये रेस्ट में है, जब छोड़ा आपने वेलोसिटी जीरो, जैसे ही बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ जाएगी ये फ्रीली, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो वेलोसिटी का बढ़ना क्या है, एक्सीलरेशन है। तो ये कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी दी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना ये कब होगा, जब वो फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, फ्री फॉल में ही हम बोलेंगे। अदरवाइज हम अपने से अगर उसको कोई वेलोसिटी दे के भेजेंगे और उस सिचुएशन में उसका जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द स्पेस अराउंड एनी मास। जैसे ये एक मास है, इसके अराउंड वो खाली स्पेस, वो जगह उसको रिप्रेजेंट करता है जितने स्पेस के अंदर
ये मास अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा किसी दूसरे मास के ऊपर। मान लिया कोई दूसरा मास m2 है, अब ये कितनी जगह में इसके ऊपर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। कोई तो ऐसी लिमिट आ जाएगी जिसके बाहर अगर हम जाएंगे तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मास पर नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मास थ्रू विच इट विल एक्सपीरियंस या इट विल अप्लाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अनदर मास। दैट पर्टिकुलर स्पेस और फील्ड विल बी नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इसी में एक टॉपिक होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो बनाया है किसी मास ने, वो फील्ड कितना स्ट्रोंग है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितना फोर्स वो अप्लाई करेगा ऑन ए यूनिट मास। तो नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट मास। तो फोर्स मान लिया एक कोई भी मास m है, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू एम नोट डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, F बाई एम नोट। तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, Gm बाई आर स्क्वायर। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसमें अगर हम ऐसा देखें कि कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दें, अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। अगर वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो फोर्स किसके बराबर बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। ये एक मास था, ये एक यूनिट मास था m नोट, और ये कैपिटल। अगर ये फ्रीली हम इसको छोड़ देंगे तो ये अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ जाएगा, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ F बाई एम नोट। तो यहाँ से अगर F बाई एम नोट निकाल ले तो वो क्या बन जाएगा, A के बराबर। लेकिन F बाई एम नोट तो I के बराबर है, तो एक्सीलरेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर बन जाएगा, एक्सीलरेशन एक्सर्टेड बाई ए यूनिट मास व्हेन इट इज फ्री टू गो टुवर्ड्स द कैपिटल मास। तो किसी भी मास का अगर हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो वो उस यूनिट मास के एक्सीलरेशन के बराबर बन जाएगा, जो अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते वक्त, जाते वक्त जितना इस मास का अट्रैक्शन होगा, एक्सीलरेशन होगा, दैट एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे आगे कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।